Good evening, class. In the previous class, we have completed our second chapter of the chemistry structure of atom, and today we are going to start our new chapter, chapter 3, classification of elements and periodicity in elements. ठीक है. जब इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद जब डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की डिस्कवरी की, उस टाइम पे क्या था, जब बहुत पहले जब स्टडी करना शुरू किए तो उन लोग केवल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे ही कुछ एलिमेंट से उन लोग वाकिफ थे, मतलब उनको केवल कुछ ही एलिमेंट्स का नॉलेज था कि ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं. जब धीरे धीरे उन्होंने डिस्कवरी करना शुरू किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अलग अलग तरीके से काउंट करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि नहीं, और भी बहुत सारे एटम्स हैं जो इस यानी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. अब जब उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी की तो अबाउट जस्ट समझ लो कि 1800 टू 1820 में अबाउट 32 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई थी. ठीक है. फिर धीरे धीरे करते करते ये बढ़ा तो 63 एलिमेंट्स तक गया मेंडेलीव के टाइम तक, एंड उसके बाद प्रेजेंट में 118 तक के यानी 118 एलिमेंट्स टिल प्रेजेंट आर नोन. ठीक है. तो यानी धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई तो उन एलिमेंट्स को रिमेंबर करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. अब 32 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो उनको कैसे याद किया जाए, या कुछ तो ऐसा होगा कि उनके बीच में सिमिलर होगा. जैसे कि इंसानों में भी सिमिलरिटी होती है कि हर किसी के 2 पैर होते हैं, 2 आंख होते हैं, तो वैसे इन एलिमेंट्स में भी कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगी. तो उन्होंने उसको कैसे किसी तरीके से उसको अरेंज करके स्टडी करना शुरू किया ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए. ठीक है. तो उसी जो हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हमको ये स्टडी करना है कि एलिमेंट्स को किस बेसिस पे उन्होंने उसको डिफरेंशिएट किया, कैसे उसको हम अच्छे से याद रख सके या वो हमारे लिए इजी हो रिमेंबर होने के लिए. तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पुट की. जैसे कि फर्स्ट थ्योरी वाज द डॉबनियस ट्रेड. ठीक है. डॉबनियस ने ये कहा कि हम एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है. इसका एटॉमिक मास 7 है, इसका 23 है एंड इसका 39. ही टोल्ड कि एलिमेंट शुड बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट अ मिडिल का जो एटॉमिक मास हो इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज हो. ठीक है. उसने उस बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया. कि एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. उसने इनको ऐसे इसी ट्रेंड में डाउनवर्ड रखा, इसको भी इसी ट्रेंड में डाउनवर्ड रखा. उस वक्त जितने एलिमेंट्स नोन थे उस बेसिस पे रखा. हो सकता है डोमिनेंस के टाइम पे फ्लोरीन नहीं था तो उसने फ्लोरीन को नहीं रखा. ठीक है. उसने उसको केवल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नॉलेज था तो उसने उसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा. सो ही टोल्ड दैट अ मिडिल एलिमेंट हैज एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही गिवन हिज ट्रेंड दैट इज डोमिनेंट ट्रेंड. ठीक है. हम लोग मेजर भी कर सकते हैं. 7 + 39 इज इक्वल टू 46 एंड 46 का एवरेज ले तो कितना आ जाएगा, 23. ठीक है. सिमिलरली दिस कॉन्सेप्ट वर्क ऑन डे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर एलिमेंट्स पे फॉलो नहीं कर रहा था. तो यानी कि जैसे कि आप जैसे इस 3 में फॉलो किया, इन 3 में फॉलो किया, बाकी के और एलिमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा था. उस टाइम पे 32 एलिमेंट्स नोन थे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट वर्क नहीं किया, क्योंकि केवल 9 एलिमेंट्स में ये कॉन्सेप्ट वर्क किया. बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स 23 एलिमेंट्स में ये लॉजिक वर्क नहीं किया कि हम लोग एलिमेंट्स को इस बेसिस पे अरेंज करके रखें कि उसका मिडिल एटॉमिक, उसका जो एटॉमिक मास हो 2 एटॉमिक मासेस के एवरेज के बराबर हो. तो इस बेसिस पे ये लॉ फेल हो गया. फिर उसके बाद आया लॉ ऑफ ऑक्टेव. लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था वो इस हिसाब से था कि जैसे कि हिंदी सरगम में सारे गामा जैसे हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है. ये चलते चलते लास्ट का सा आता है. तो ऑक्टेव नाम के एक साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी दिया कि जो एलिमेंट्स हैं हम उनको उसी बेसिस पे अरेंज कर सकते हैं सारे गामा पर के अकॉर्डिंग, इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज एज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट. ठीक है. तो उसने 32 एलिमेंट्स को इस बेसिस पे अरेंज किया. हाइड्रोजन, sorry, at that time he given a trend like hydrogen, helium. That time it was not discovered, helium की डिस्कवरी नहीं हुई थी. तो ही गेव लाइक लिथियम. तो उसने हाइड्रोजन को प्रॉपर्ली प्लेस नहीं किया, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड फिर उससे सोडियम रख दिया, क्योंकि उस टाइम पे नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी. तो जैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
सा रे गा मा पा धा नी सा, सोडियम। तो यानी फिर उन्होंने इसका स्टडी किया तो ही फाउंड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर सेम। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि ऑक्टेव की जब ये लॉ बना था उस टाइम पे नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, केवल 32 एलिमेंट्स हमको नोन थे। ठीक है, तो उसने इस बेसिस पे अरेंज किया, बाकी एलिमेंट्स को भी उसने रखा, कैल्शियम तक बिल्कुल ये सही फॉलो किया, लेकिन यानी एटॉमिक नंबर 20 तक ये बिल्कुल फॉलो किया, लेकिन कैल्शियम के बाद ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा था रूल कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाए। ठीक है, तो दिस लॉ आल्सो फेल्ड। ठीक है, इस लॉ में उसने क्या कहा कि टोल्ड इन लॉ दैट द एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड इन सच अ वे अकॉर्डिंग टू द सरगम दैट द फर्स्ट एलिमेंट एंड द एट्थ एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टी up to the calcium. This trend worked properly because the elements have the property similarly, but after the calcium and the heavier elements were discovered, this property didn't follow at that time, thus the law of octave also failed. ठीक है, उसके बाद आया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, यानी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया, जो कि एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम के लिए, मेंडलीव्स के लिए। मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक टेबल दिया, मेंडलीव के टाइम पे टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे। ठीक है, टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे। मेंडलीव ने कहा कि हम पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम के बेसिस पे डिस्कवर कर देते, हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम के बेसिस पे अरेंज कर देते हैं, वर्टिकल कॉलम के बेसिस पे अरेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसने कहा कि एक पीरियड्स बनाते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेगा, एंड कॉलम बनाते हैं जो कि अप टू डाउन मूव करेगा। ठीक है, उसने उस बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, लेकिन इससे जो लॉ को माना वो था एटॉमिक मास। उसने जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया। उसने कहा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर एटॉमिक मास। उसने एटॉमिक मास को कंसीडर कर लिया। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास ही अरेंज। अब उसने क्या किया, इंडिविजुअली हर एलिमेंट का उसने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, हर एलिमेंट्स का रिएक्शन कराया। जस्ट सपोज कि मान लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसने उसको एक लाइन में रखा। इसको लाइन में क्यों रखा? क्योंकि उसने लिथियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया, उसने पाया कि Li2O बनाता है। सोडियम का कराया तो Na2O बनाता है। पोटेशियम का कराया तो K2O बनाता है। यानी इनकी ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या आ रही है? सेम आ रही है। सिमिलरली उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो LiH मिल रहा है, NaH का फॉर्मेशन हो रहा है, KH का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन यहाँ पे हाइड्राइड का फॉर्मेशन सेम हो रहा है। इसका मतलब था कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। thus he arranged them on the basis of their properties also, कि एटॉमिक मास पे तो अरेंज किया, लेकिन सिमिलरली एलिमेंट जो आ रहे हैं, जैसे उसके बाद उसने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अरेंज किया एक लाइन पे, तो इसको किस बेसिस पे अरेंज किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है तो उसने उनको एक लाइन से अरेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब 63 एलिमेंट्स के बेसिस पर उसने किया कि उसने सारे एलिमेंट्स को क्या किया, इंडिविजुअली उनके ऑक्साइड एंड हाइड्राइड को स्टडी कर करके अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको एक बार देखिएगा। अब मेंडलीव ने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बहुत ही उसमें क्या किया, उसने बीच में उसने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए। ठीक है, ब्लैंक स्पेस छोड़ने का मतलब ये था कि उसने कहा कि अभी दुनिया में और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना बाकी है। ठीक है, जैसे कि उसने गैलियम को छोड़ दिया था, गैलियम एंड जर्मेनियम। उस टाइम पे गैलियम एंड जर्मेनियम जो थे 31 एंड 32 जिनका एटॉमिक नंबर होता है, उस टाइम ये डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसने इसका नाम रख दिया था एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। गैलियम का नाम था उसने रख दिया कि एका एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम का नाम उसने रख दिया एका सिलिकॉन, क्योंकि एज पर द मेंडलीव ही टोल्ड दैट फर्दर मोर एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी डिस्कवर्ड। उसके बाद जो भी यदि हम देखें
तो इसने एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग बेसिस पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। बट यदि आप इसको प्रॉपरली देखेंगे तो यहाँ पे यदि आप पाए तो एक एलिमेंट और यहाँ पे आयोडीन, एंड आयोडीन से एक पहले एलिमेंट है स्ट्रोंटियम। तो आयोडीन का जो एटॉमिक मास है स्ट्रोंटियम से कम है। तो अगर कम है तो आयोडीन पहले आना चाहिए था, स्ट्रोंटियम बाद में आना चाहिए था, लेकिन आयोडीन पहले आया, स्ट्रोंटियम बाद में आया, क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टी ब्रोमीन एंड क्लोरीन से मैच कर रही थी, इसलिए उसने उसको इनके पास रखा, और जबकि स्ट्रोंटियम की प्रॉपर्टी इनके अबव वाले एलिमेंट से मैच कर रही थी, इसलिए इसने उसको यहाँ पे रखा। तो यहाँ से हमको एक बहुत ही बड़ा वो लॉजिक मिला कि हाँ, हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको अरेंज कर सकते हैं, हमें बहुत कुछ इसमें हमको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था मेंडल का पीरियोडिक लॉ, जिसमें इनको एक लॉजिक मिला कि हम एलिमेंट्स को पीरियड्स एंड ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं, एंड बहुत कुछ हम लोग उससे सीखेंगे। लेकिन बाद में जब फर्दर डिस्कवरी हुई और एलिमेंट्स की, नोबल गैसेस की भी डिस्कवरी हुई, उससे उस टाइम पे नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी मेंडलीव के टाइम पे। तो जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उनको अरेंज करना दिक्कत जा रहा था मेंडलीव में। तो एट द लास्ट आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम आज स्टडी करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसकी स्टडी की थी मूसले ने, मूसले। ठीक है, व्हाट वी डिड, इसने जितने भी एलिमेंट्स के अरेंजमेंट थी इसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया, कि एटॉमिक नंबर को हम स्टडी करेंगे, एंड एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। ही स्टडीड ऑल द एटॉमिक नंबर वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी, मतलब उसने एक्सरे के थ्रू हर एलिमेंट्स की स्टडी की, एंड उसने उसका फ्रीक्वेंसी से वर्सेस उसने एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया, एंड ही फाउंड दैट देयर इज अ लीनियर ग्राफ। तो उसने कहा कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्स आर द एटॉमिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो इसने भी मेंडलीव का ही आइडिया लिया कि इसने कहा कि हम पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स एंड ग्रुप में अरेंज करेंगे। पीरियोडिक टेबल में उसने कहा कि टोटल हमारे पास 18 पीरियड्स हैं, एंड टोटल 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं, ये उसने कहा। ठीक है, यानी उसने पूरे पीरियोडिक टेबल को इन सब ग्रुप्स में बांटा, जिसमें 7 पीरियड्स से एंड 18 ग्रुप्स से। उन 18 ग्रुप्स में भी 4 ब्लॉक्स आते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स आते हैं। 4 ब्लॉक्स रहते हैं, एक रहता है एस ब्लॉक एलिमेंट, एक होता है पी ब्लॉक एलिमेंट, एंड अनदर इज डी ब्लॉक एलिमेंट, एंड लास्ट वन इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसने इस बेसिस पे क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उस टाइम पे एलिमेंट्स लगभग 108 डिस्कवर हो चुके थे मूसले के टाइम पे। ठीक है, तो उसने उस बेसिस पे उनको अरेंज किया, जिसमें एस ब्लॉक आपका एरिया पीरियोडिक टेबल में स्टडी करें तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि यहाँ हो गया, ये 2 भी रहते हैं, ये 7 हो गया, यहाँ हो गया, फिर ये यहाँ आ जाता है इतना बड़ा, एंड डाउन। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये एस ब्लॉक होता है, ये वाला पार्ट हमारा डी ब्लॉक होता है, ये वाला पार्ट हमारा पी ब्लॉक, एंड ये वाला पार्ट हमारा एफ ब्लॉक होता है। तो इसमें उसने इसको एलिमेंट्स को अरेंज किया, पीरियड वाइज उसने बांटा, जैसे ये फर्स्ट पीरियड यहाँ जाता है, सेकेंड पीरियड यहाँ जा रहा है, थर्ड पीरियड यहाँ जा रहा है, फोर्थ पीरियड डी से पास होता है, फिफ्थ पीरियड डी से पास हो रहा है, सिक्स्थ पीरियड, एंड लास्ट इज 7 पीरियड। उसने इस बेसिस पे क्या किया, सबको अरेंज किया। अब कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक में जाएगा, कौन सा एलिमेंट पी ब्लॉक में जाएगा, कौन सा डी ब्लॉक में, कौन सा एफ ब्लॉक में, इसको उसने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो उसने पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर किसी की इंडिविजुअली स्टडी की, एंड उसके बेसिस पे उसने एलिमेंट्स को इंक्रीज किया। लेकिन हर एलिमेंट्स के जो अरेंजमेंट था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे था, कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही अरेंज होगा। यानी ग्रुप में वही एलिमेंट आ रहे हैं, एक ग्रुप में, जैसे ये ग्रुप है या यहाँ पे एक ग्रुप है, तो यहाँ पे वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी सेम है, एंड पीरियड्स में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे रखा जा रहा है। जैसे 1 यहाँ है,
2 यहाँ रहता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस बेसिस पे उसने उनको अरेंज किया था. सो वी विल लर्न अबाउट कि उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कैसे अरेंज किया था. तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. टिल देन you must all learn about the classification of the elements in which you have to learn dominant trends, Newland's law of octaves, जिसपे न्यूलैंड्स ने ही लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, ठीक है. एंड फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपको स्टडी करनी है. ये तीनों की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है. एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी थोड़ी बहुत थ्योरी आपको अच्छे से स्टडी करनी है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न कि कैसे उसको प्रॉपरली हर एलिमेंट्स को कैसे उसके ब्लॉक्स में या कैसे उनको ग्रुप्स या पीरियड्स में अरेंज किया गया. एंड वी विल लर्न अबाउट देयर trends in periodicity of an element. For today only this much. So hope आपको यदि कोई भी डाउट हो you can ask me directly or in the YouTube comment section, and don't forget to comment your name in the YouTube section. Take care all of you.